अब डाइटरी मैनेजमेंट के बाद में हम जो है वो देखेंगे कि फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है पेप्टिक अल्सर का, वो हम कैसे वहां पे परफॉर्म करते हैं, कि भी कौन कौन सी ऐसा फार्माकोलॉजिकल हमारे पास मॉडलिटीज है जिनसे हम पेप्टिक अल्सर का इलाज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसको ट्रीटमेंट बोल दो चाहे मैनेजमेंट बोल दो, कि फार्माकोलॉजिकल हमारे पास मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हम वहां पे क्या क्या चीजें जो है वो वहां पे हम देखेंगे। तो इसके अंदर ये कहता है फार्माकोलॉजी के अंदर कि आपको सबसे पहले तो माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि हम किन किन चीजों का ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो कहता है कि जब हमने यहाँ पे ये बताया था कि जो पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एच पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। तो जब हमें ये पता है कि मोस्ट कॉमन ये है, तो हमें ट्रीटमेंट के अंदर मेन फोकस भी एच पाइलोरी के ऊपर करना है। आपको पता है एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, तो आपको वहां पे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। अब वो कहता है कि आप मोस्टली कौन कौन से एंटीबायोटिक वहां पे यूज करते हो, तो हम वहां पे बोलते हैं कि हम वहां पे एक तो एमोक्सिसिलिन यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? एमोक्सिसिलिन। दूसरा हम वहां पे यूज करते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन। एमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन दो ऐसी एंटीबायोटिक है जिनको हम वहां पे मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एंटीबायोटिक बता दी। इसके साथ जब हम इसको ट्रीटमेंट किसी को देते हैं तो उसके साथ साथ हम वहां पे या तो पेंटाप्राजोल के नाम से वहां पे, जिसको हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स बोल देते हैं, या वहां पे जो H2 ब्लॉकर्स हैं वो वहां पे हम यूजुअली जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो हम इसके साथ अगर वहां पे PPI इनहिबिटर्स, जिनको आप बोलते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो है, उसका अगर हम वहां पे यूज करें तो हम यहाँ पे यूज करते हैं पेंटाप्राजोल का। किसका? पेंटाप्राजोल का। ये हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये ट्रिपल थेरेपी है। 3 ड्रग्स है तो इसके अंदर आ गया ट्रिपल थेरेपी। क्या नाम दे दिया इसको हमने? ट्रिपल थेरेपी। ये पूछा जाता है कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है उसके अंदर ट्रिपल थेरेपी में कौन कौन सी वहां पे जो ड्रग है उसको हम वहां पे यूज करते हैं। एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और वहां पे पेंटाप्राजोल हम जो है इसको यूज करते हैं। इसको हम कितने टाइम्स तक यूज करते हैं? तो वो कहते हैं हम 14 डेज के लिए पेशेंट को वहां पे जो है ये ट्रिपल थेरेपी दे के घर भेजते हैं कि आप 14 दिनों के बाद में फॉलो अप के लिए हमारे पास वापस आ जाइएगा। अगर तो पेशेंट सही हो जाता है, अगर तो पेशेंट वहां पे सही हो जाता है, हम वहां पे जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए जो H पाइलोरी है उसको वहां पे हम दोबारा से टेस्ट करवाते हैं और ये थेरेपी को हम आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज है इसके लिए वहां पे 1 ईयर तक भी वहां पे ट्रीटमेंट जो है वो चलता है। ठीक है, तो यूजुअली हम उसको वहां पे 14 डेज के बाद में दोबारा बुलाते हैं। अगर उसको इन दवाओं से वहां पे सुधार नहीं होता है तो हम इन 3 ड्रग्स के साथ एक ड्रग्स और मिला देते हैं, और वो ड्रग्स कौन सी है? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल। अब कितनी ड्रग्स होगी? 4 ड्रग्स होगी। 3 तो ये होगी और उसके अंदर आपने जो थी कौन सी मिला दी? मेट्रोनिडाजोल। इसको आपने बोल दिया क्वाड्रिपल थेरेपी। क्या नाम दे दोगे अब वहां पे आप इसको? क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्री इज रिलेटेड टू 4। क्वाड्रिपल इज मतलब रिगार्डिंग हम किसके लिए बोल रहे हैं? 4 के लिए क्वाड्रिपल थेरेपी। तो आपसे कोई पूछ रहे क्वाड्रिपल थेरेपी जो है उसमें कौन कौन सी आएंगी, तो उसमें एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, पेंटाप्राजोल और मेट्रोनिडाजोल, ये 4 जो है वो क्वाड्रिपल थेरेपी में आता है। ट्रिपल के अंदर ये 3 आते हैं। इसको याद करने के लिए हम जो है वहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, एक्रोनियम यूज करते हैं। इससे ए, इससे सी और इसका पी। तो ट्रिपल थेरेपी के लिए याद रखना वहां पे ACP हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ACP, एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और पेंटाप्राजोल, ये है ट्रिपल थेरेपी। इसमें अगर हम मेट्रोनिडाजोल को जो ऐड कर देते हैं तो वह क्वाड्रिपल वहां पे थेरेपी जो है हम वहां पे यूज करते हैं।
ठीक है, ये तो हमने पर्टिकुलर बता दिया H पाइलोरी के लिए। किसके लिए वहां पे आपने बता दिया? H पाइलोरी के लिए आपने वहां पे इसका बता दिया भाई ये ट्रिपल और क्वाड्रिपल जो थेरेपी है वो हम वहां पे यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली जो बात है उसके बारे में हमने बात की है यहाँ पे। अब वो कहता है हम यहाँ पे जो ड्रग्स यूज करते हैं उनमें आता है दूसरे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यूजुअली आपने इस चीज को फार्मा की क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ये कहता है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ये क्या करता है? ये डिक्रीज HCl प्रोडक्शन। ये HCl का जो प्रोडक्शन है, ये जो HCl है उसके प्रोडक्शन को ये कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब बात आई कि ये HCl का प्रोडक्शन होता किसके द्वारा है? HCl का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपने एनाटॉमी जो है उसको यहाँ पे पढ़ लिया है, तो आप बता सकते हो बाय पैराइटल सेल। ये किसके द्वारा करता है? जो पैराइटल सेल्स पाई जाती है स्टमक के अंदर, जिसके द्वारा क्या रिलीज होता है वहां पे HCl, और दूसरा क्या रिलीज होता है वहां पे आप बता सकते हो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो पैराइटल सेल जो है वहां पे सिक्रीट करती है। एक तो HCl का सिक्रेशन करती है, दूसरा वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर का वहां पे सिक्रेशन करती है। तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है यह पैराइटल सेल को सप्रेस कर देती है। यह पैराइटल सेल को क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। जब पैराइटल सेल सप्रेस होगी तो वहां पे HCl का जो सिक्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये काम है प्रोटॉन पंप का। जो प्रोटॉन पंप है उसको इनहिबिटर करना, जो मतलब HCl का सिक्रेशन वहां पे हो रहा है उसको अल्टीमेटली हमने क्या करना है? उसके सिक्रेशन को हमने डिक्रीज करवा देना है। ये काम कौन करेगा? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब ये कहता है कि ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है इनके नाम क्या क्या है? तो अब नाम के अंदर आप देखिए पेंटाप्राजोल। कौन सी है? पेंटाप्राजोल। ठीक है, इसके अलावा वहां पे लेंसोप्राजोल, इसके अलावा रेबी प्राजोल। जिन भी ड्रग्स के पीछे जोल लग जाएगा, जोल जोल जोल, ये किससे रिलेटेड हो जाएगी? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से। इसको हम शॉर्ट के अंदर PPI भी बोल देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को क्या बोला जाता है? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो इसका एग्जांपल हो गया पेंटाप्राजोल, लेंसाप्राजोल, रेबीप्राजोल। ठीक है, जिन भी ड्रग्स के पीछे जोल लगेगा वो सारे किसके अंडर आ जाएंगे? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के ऊपर। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी जो आपको शायद समझ आई होगी। अब ये कहता है कि अगर हम इन ड्रग्स को लेने का टाइमिंग देखें, भाई ये हम कब लेंगे, तो आपने हमेशा नोट किया होगा ये जितनी भी ड्रग्स है ये सारी खाली पेट ली जाती है, एम्प्टी स्टमक ली जाती है, ताकि जब भी इंसान कोई चीज खाए उससे पहले HCl का सिक्रेशन कम हो, ताकि जो पेशेंट कोई चीज खाएगा तो वहां पे जब HCl का सिक्रेशन हो तो वो कम हो, जिससे कि वहां पे अल्सर के ऊपर वो चीज कम लगे और उससे वहां पे पेन जो है वो डिक्रीज रहे। तो इसके साथ हमें एक चीज ये भी पता लगी कि वहां पे इस ड्रग को हमने कब लेना है? तो एम्प्टी स्टमक लेना है। कब लेना है? एम्प्टी स्टमक। कब लेना है? एम्प्टी स्टमक जो है आपने इस ड्रग्स को वहां पे लेना है। तो मतलब एम्प्टी स्टमक मतलब सुबह खाली पेट जो है उठते ही पहले ये ड्रग्स वहां पे आपने लेनी है। कौन सी? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, दूसरी चीज ये कहता है भी ये HCl का हमने बताया कि ये सिक्रेशन कम करेगा। कैसे? ये पैराइटल सेल को सप्रेस करेगा। जब ये पैराइटल सेल सप्रेस होगी, तो पैराइटल सेल के द्वारा जो दूसरी चीज सिक्रेट होती है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो भी क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर जब सप्रेस होगा तो आपको पता होना चाहिए भी इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है। तो वो कहता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हेल्प करता है किसके अंदर? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है,
अब ये कहता है जब इंट्रिंसिक फैक्टर कम रिलीज होंगे तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अगर कम होगा तो विटामिन B12 का फंक्शन क्या होता है कि वो जो है आरबीसी की मैच्योरेशन के अंदर जो है मदद करता है, ठीक है। तो अब जब आरबीसी मैच्योर नहीं होगी तो आरबीसी फंक्शनल नहीं होगी, कम फंक्शनल होगी, क्योंकि मैच्योर वो कम हो रही है। जितनी पहले मैच्योर हो रही थी आरबीसी, विटामिन B12 अगर प्रॉपर अमाउंट में होता तो वहां पे आरबीसी नॉर्मली मैच्योर होती। अब वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर के कम होने की वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, जिससे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो इसका फंक्शन भी कम हो जाएगा। इसका फंक्शन है आरबीसी को मैच्योर करना। अब आरबीसी कम मैच्योर होगी, और जो आरबीसी मैच्योर नहीं होगी ना, वो आरबीसी फंक्शनल नहीं है, वो अपना काम नहीं करेगी। जब वो अपना काम नहीं करेगी तो आरबीसी का काम क्या, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर हीमोग्लोबिन किसी पेशेंट में कम होगा तो वहां पे कौन सा डिसऑर्डर हमें वहां पे दिखेगा, एनीमिया दिखेगा। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर कम होने की वजह से जो एनीमिया होता है वहां पे उसको हम परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है, इफ प्रोलॉन्ग्ड, या इफ को काट दो, सिंपली आप देख लो, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ पीपीआई लीड्स टू, ये किस चीज के ऊपर जाके अपना रिजल्ट दिखाएगा, लीड्स टू परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट में साल 2 साल तक वहां पे अगर पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबीप्राजोल अगर ये कॉन्टिन्यूअसली वहां पे पेशेंट ले रहा है तो पेशेंट के अंदर किस चीज का रिस्क रहेगा कि उस पेशेंट के अंदर जो है वहां पे परनीशियस एनीमिया होने का रिस्क जो है वहां पे रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है, लंबे समय तक अगर पीपीआई का यूज कर रहा है, उस पेशेंट में किस चीज का रिस्क रहेगा, उसमें परनीशियस एनीमिया होने का वहां पे क्या रहेगा, रिस्क आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात की। एक इसका साइड इफेक्ट और होता है, एक इसका जो साइड इफेक्ट की अगर अपने बात करें, साइड इफेक्ट्स की बात करें अगर अपन, तो इसके अंदर एक इसका साइड इफेक्ट होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा वहां पे ये पेंटाप्राजोल वगैरह और ये ड्रग्स ले ली, इसके अलावा दूसरी हम जो H2 ब्लॉकर्स वगैरह बोलेंगे, अगर वो सारी भी ले ली तो वहां पे वो कहता है HCl का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, और काफी कम हो जाता है, जिसको और हम ये भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे बोले भी एक ऐसी टर्म जिसके अंदर अगर वो सीधी आपसे टर्म के रूप में पूछ सकता है कि जहां पे एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन या वेरी लेस अमाउंट इज सिक्रेटेड ऑफ HCl, भाई जो हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेशन है या तो वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो गया या बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए क्लोरहाइड्रिया। क्या वर्ड यूज करते हैं, ए क्लोरहाइड्रिया, ए क्लोरहाइड्रिया हम वहां पे यूज करते हैं टर्म, ए क्लोरहाइड्रिया हम वहां पे यूज करते हैं। ये टर्म का मतलब याद रखना, इसका मतलब एक्चुअल में एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रेशन। अगर कहीं पे HCl जो स्टमक में HCl का सिक्रेशन है वो अगर बिल्कुल ही बंद हो गया, उसको हम एक टर्म बोलते हैं ए क्लोरहाइड्रिया। ठीक है, ये तो सिंपल आपको टर्म बता दी। इसका साइड इफेक्ट हम इसको ना बोले, अगर इसको हम एक टर्म के रूप में अगर याद करें कि ए क्लोरहाइड्रिया क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बता सकते हो कि वहां पे इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ HCl का सिक्रेशन, वहां पे इसका मतलब है। ठीक है, तो ये आपको एक टर्म आ गई। वैसे अगर आपने पेंटाप्राजोल अगर ज्यादा ले रहे हो तो एक तो ये परनीशियस एनीमिया वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा वहां पे आपसे कोई पूछ ले इसका साइड इफेक्ट, तो आप बता सकते हो जो इसका हेडेक, जो इसका साइड इफेक्ट है वो आप वहां पे बता सकते हो। क्या बता सकते हो, जो हेडेक है वो इसका जो है वो साइड इफेक्ट आपको वहां पे जो है वो आप वहां पे बता सकते हो कि पेशेंट का जो कॉमन सिम्टम है, जो इसका साइड इफेक्ट है उसके बारे में। ठीक है, और आप इसके बारे में बता सकते हो कि यह डायरिया कोज करती है। क्या कोज करती है, डायरिया कोज करती है। तो डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, ठीक है, इसके अलावा एनीमिया हो गया, जो भी अपनों ने बात की है। तो इन तीनों सिम्टम को आपने याद रखने का आपका है ADH।
क्या वर्ड यूज कर दिया, एडीएच। वैसे तो एडीएच हम किसको बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, एडीएच क्या है, पीपीआई का साइड इफेक्ट है। कौन सा, एनीमिया। एनीमिया भी कौन सा, परनीशियस एनीमिया। उसके अलावा डायरिया और वहां पे आपको हेडेक। ये तो हो गए कॉमनेस्ट सिम्टम जो आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बनने की चांस है, वो है ये परनीशियस एनीमिया वाला। तो इसको याद रखने के लिए एडीएच वाली टर्म आप जो है उसको मतलब यूज कर सकते हो, जो याद रखने के लिए कि ए का मतलब एनीमिया, डी का मतलब डायरिया, एच का मतलब वहां पे हेडेक, एडीएच। और जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परनीशियस एनीमिया, कि अगर लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट पीपीआई का यूज कर रहा है तो वो पेशेंट किसके रिस्क के लिए वहां पे हमें उसको नोटिस करना होगा, या वहां पे हमें देखना होगा कि ये पेशेंट इस चीज का उस पेशेंट में रिस्क रहेगा, एट रिस्क रहेगा, वो है परनीशियस एनीमिया। वो क्या है, परनीशियस एनीमिया। बाकी इसके सिम्टम जो साइड इफेक्ट है वो सिंपल से साइड इफेक्ट है। अब बात आती है सेकंड जो क्लास आती है इसकी, वो है H2 ब्लोकर्स। हिस्टामिन जो रिसेप्टर है उसको बोलते हैं हम H2 ब्लोकर्स, हिस्टामिन रिसेप्टर्स ब्लोकर। और वो भी हिस्टामिन का कौन सा रिसेप्टर, पर्टिकुलर H2 रिसेप्टर जो है वो है, तो उसको बोल दिए H2 ब्लोकर्स। क्या बोल दिए, H2 ब्लोकर्स। इसके अंदर आपको जो है वो कौन सी, वहां पे हम अगर बोले कि आपको कौन सी ड्रग्स इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो आपने नाम सुना हुआ होगा रेनिटीडाइन, सिमेटिडाइन, रेनिटीडाइन, सिमेटिडाइन। ये जो ड्रग्स है ये जो है H2 ब्लोकर्स के अंदर आती है। हिस्टामिन जो रिसेप्टर ब्लोकर्स है उसके अंदर आती है रेनिटिडीन, सिमेटिडीन। जो आपने रेंटेक इंजेक्शन सुना होगा वो जो है रेनिटिडीन होता है उसके अंदर, इसी तरह सिमेटिडीन है। ये दोनों ही जो ड्रग्स है ना ये सेंट्रली एक्टिंग करती है। मतलब ये सेंट्रल एक्टिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक वहां पे पहुंच सकती है। बहुत कम ऐसी ड्रग्स होती है जो ब्रेन तक पहुंचती है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर बना हुआ होता है वो ड्रग्स को नॉर्मली ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचने देता। लेकिन जो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है ये दोनों ही ड्रग्स के अंदर वहां पे क्या रहता है कि एक रिस्क रहता है कि वो जो है ब्रेन के अंदर पहुंच सकती है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके ब्रेन तक जा सकती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है, जो सेंट्रल मतलब हमारे ब्रेन तक वहां पे पहुंच सकती है। ठीक है, ये सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स है, इसका मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक वहां पे जा सकती है। अब ये कहता है भी अगर ये ब्रेन तक जा रही है तो इसका मतलब जब ब्रेन तक जाएगी तो ब्रेन पे कोई अपना साइड इफेक्ट शो करेगी, वो हमें वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो आपको क्या क्या वहां पे सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। तो ये कहता है इसका साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहां पे आपको ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, ट्रेमर्स, डिजीनेस, कंफ्यूजन आपको वहां पे देखने को मिल सकता है, डिजीनेस, कंफ्यूजन, ठीक है, डिजीनेस, कंफ्यूजन। पेशेंट एजाइटेशन या एजिटेशन वहां पे शो करेगा, मतलब पेशेंट जो है वो इरिटेट रहेगा, बात बात में वो गुस्सा हो जाएगा, ऐसी सिंपल सी बात उसके ऊपर वो वहां पे गुस्सा दिखाई देगा। एजिटेशन या वहां पे वो एंगर शो करेगा, ठीक है, और वो जो उसकी कंसंट्रेशन है वो पुअर हो जाएगी, जो उसकी कंसंट्रेशन है वो पुअर हो जाएगी, उसका जो फोकस है वो पुअर हो जाएगा, वो किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो अब देखिएगा ये इतनी चीजें बताने की बात क्या है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। वो कहता है एक पेशेंट है वो सिमेट्रिडाइन ले रहा है, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर आप उस पेशेंट को कौन सा काम करने से उसे बोलोगे कि आपने अवॉइड करना है, ठीक है। या वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, एक कोई पेशेंट है जिसका प्रोफेशन वहां पे ड्राइविंग है और वो पेशेंट को डॉक्टर ने सिमेट्रिडाइन जो है वो ड्रग्स वहां पे प्रेस्क्राइब की है,
एज ए नर्स आपका वहां पे क्या रोल रहेगा, आप पेशेंट को क्या चीज एडवाइज करोगे। या एक पेशेंट जिसका ड्राइविंग प्रोफेशन है और उसमें ऐसी कौन सी ड्रग वहां पे लिखी हुई है जिसके लिए नर्स जो है वो डॉक्टर से क्वेश्चन करेगी कि आपने ये ड्रग्स इसको क्यों लिखी है। इन सब को ले दे के घुमा फिरा के इसका आंसर जाएगा सिमेट्रिडाइन। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिडाइन कंसंट्रेशन को पुअर बना देती है। एक पेशेंट है जो ड्राइविंग कर रहा है, एक पेशेंट है जो किसी मशीनरी को जो ऑपरेट कर रहा है, किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन पुअर है, कंफ्यूज्ड है, डिजीनेस है मतलब डिसओरिएंटेड टाइप है, वहां पे ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो वो पेशेंट वहां पे एट रिस्क है, कोई भी उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन, डिजीनेस, ट्रेमर सिम्टम आ रहे हैं। तो इसलिए सिमेट्रिडाइन वाले पेशेंट को ये रिस्क रहता है, इसलिए आपने वहां पे ऐसे पेशेंटों को बोलना है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके अंदर कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत हो, वो चीज उसको इंजर्ड कर सकती है। दूसरा, उसके अंदर पेशेंट इरिटेबल रहता है, पेशेंट जो है वो एजिटेशन के अंदर रहता है, बात बात पे गुस्सा भड़क जाता है और वहां पे एंगर जो है वो शो करता है। तो ये वहां पे एक सिम्टम, ये भी चीज दिखाई देती है। ये जो रेनिटिडाइन और सिमेट्रिडाइन है, ये ड्रग्स भी जो है एम्प्टी स्टमक जाएगी, खाली पेट जाएगी। कैसे जाएगी? एम्प्टी स्टमक। तो ये भी भूखे पेट ही वहां पे हम लेते हैं। ये कॉमन ड्रग है रेनिटिडाइन, सिमेट्रिडाइन। ये जो है आप यूजुअली कभी भी आपका पेट वगैरह खराब होता है, गैस वगैरह बनती है, तो आप नॉर्मली रेंटेक ले लेते हो वहां पे। तो इसमें भी जो सिमेट्रिडाइन है उसका सेंट्रली एक्टिंग जो ड्रग के अंदर मेन रोल आता है। मेन किसका आएगा? सिमेट्रिडाइन का। तो आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे सिमेट्रिडाइन दिया हुआ होगा, वो ऑप्शन वहां पे सही रहेगा। ये सेंट्रल एक्टिंग है, इसलिए इसके ये सिम्टम वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी एम्प्टी स्टमक वहां पे लेनी है। तो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसको H2 ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, पहले हमने पढ़ लिया वहां पे PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। अब हम जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे एंटासिड्स। एंटासिड्स, इस एंटासिड्स के मतलब है कि जो हमारे HCl जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे हम एल्केलाइन कोई जो सॉल्यूशन है वो देते हैं, उनको हम बोल देते हैं एंटासिड्स। अब इस एंटासिड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे दो आपको देखने को मिलेगा। एक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो जो एंटासिड्स है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वहां पे आपको एंटासिड्स के रूप में देखने को मिलेगा। ये सिरप के रूप में वहां पे आ जाएगी, जिसको आप बोल सकते हो म्यूकेन जेल के नाम से या जिलूसिन जेल के नाम से वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम एक नाम और देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम देते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वहां पे ऑप्शन में होंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इस तरह से नाम। तो वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसी को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड्स है, यह क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो आप इसको लिख दो, न्यूट्रलाइज द एसिड सिक्रीशन। जो एसिड का सिक्रीशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? वहां पे एंटासिड्स। कौन करेगा? एंटासिड जो है इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जिस तरह आपने इनो वगैरह देखे होंगे, वो सारे एंटासिड्स है कि 6 सेकंड के अंदर अपना असर दिखाता है, तो वो जाके एसिडिटी को वहां पे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो उसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोल देते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम वहां पे बोल देते हैं। अब एक चीज आपको अगर याद रहे तो आप उस चीज को याद रख लेना। ये कहता है जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है यह डायरिया कॉन्स्टिपेशन कोज करता है।
और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो वहाँ पे डायरिया कोज करता है। ये याद रख लेना कि अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहा है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होने का वहाँ पे रिस्क रहेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाले के अंदर डायरिया का रिस्क वहाँ पे रहता है। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में याद रखना, इसको खाने से जो है या तो 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद तक वहाँ पे और कोई ड्रग्स यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो एक चीज़, नेवर mix the antacids with H2 blockers और PPI। इसको जो आप पेंटाप्राजोल या वहाँ पे आप जो ये रेंटेक वगैरह ले रहे हो उसके साथ कभी भी मिक्स नहीं करना है। नेवर मिक्स दी एंटासिड्स विद दी H2 ब्लोकर्स और PPI, उनके साथ कभी भी मिक्स नहीं करना है। और इसको आपने कब लेना है, तो 1 hour बिफोर एंड 2 hours आफ्टर मील। एक घंटा खाने से पहले या खाने के 2 घंटे बाद तक आप वहां पे इसको ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बात होगी बुकिश जो बात आती है, ठीक है, 1 hour बिफोर वाली। अब सिंपल सी आप बात सुनिएगा जिसको आपने याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपने उस चीज को हमेशा याद रखना है। वो ये है कि ये एंटासिड्स है, ये एसिडिटी को कम करेगा। एसिड का सबसे ज्यादा सिक्रेशन कब होगा, जब हम कोई भी चीज खाएंगे। जब हम कोई भी चीज खाएंगे तो एसिड का सिक्रेशन होगा, तब हमें एंटासिड्स की जरूरत है। तो इसको याद रखना, सिंपल सा आपने वहां पे बताना एंटासिड्स हम कब लेंगे, आफ्टर मील। बस सिंपल सी बात है, आफ्टर मील। कई बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि 1 hour बिफोर और आफ्टर 2 hours, नहीं, आपने सिर्फ इतना याद रखना एंटासिड्स कब लेंगे, आफ्टर मील। और जो पीपीआई और जो वहां पे H2 ब्लोकर्स है वो कब लोगे, खाने से पहले। बस इतना याद रखना। इसके अंदर म्यूकेन जेल के नाम से आता है, जिलोसिल जेल के नाम से आता है, या जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। तो ये जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होंगे वो एंटासिड्स होंगे जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये एल्केलाइन है, बेस है, ये किसके साथ मिलेगा, एसिड के साथ, और उसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल कर देगा, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे एंटासिड्स पढ़ लिया। इसके अलावा हम वहाँ पे पीपीआई दे सकते हैं, H2 ब्लोकर्स दे सकते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स है वो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहता है, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो भी जो है वो साइटोप्रोटेक्टिव होते हैं, जो म्यूकोजा उसको प्रोटेक्ट करने का वहाँ पे काम करता है। तो हम यहाँ पे जो है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उसके वहां पे हम बोल सकते हैं एनालॉग्स वहां पे देते हैं, उसके जैसे काम करने वाले हम वहां पे देते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये साइटोप्रोटेक्टिव रोल होता है इनका। साइटो मीन सेल, उसको प्रोटेक्ट करने का। तो यहाँ पे हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो म्यूकोजा, ईसोफेगस की म्यूकोजा है, स्टमक की म्यूकोजा है, ड्यूडेनम की म्यूकोजा, उसको वहां पे प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये साइटोप्रोटेक्टिव वहां पे रोल प्ले करता है। इसका कहाँ रोल है, साइटोप्रोटेक्टिव। ये म्यूकोजा को जो है वहां पे एक कवरिंग प्रोवाइड करता है जिससे कि HCl वहां पे आके नहीं लगे। तो इसका एग्जांपल हम वहां पे देखें तो मीजोप्रोस्टोल के नाम से जो ड्रग्स आती है, मीजोप्रोस्टोल, ये हमने वहां पे देना है। यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन प्रेगनेंसी, यह प्रेगनेंसी में नहीं देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यह प्रेगनेंसी में वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो हम वहां पे मीजोप्रोस्टोल भी वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक यहाँ पे जो देखा है उसको अगर हम रिवाइज करें, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ट्रिपल थेरेपी देखी थी।
जो पर्टिकुलर किसके लिए होती है, ये ट्रिपल थेरेपी ये पर्टिकुलर एच पाइलोरी के लिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए हम यूज करते हैं। ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी ये दोनों ही, ठीक है। ये जो ट्रिपल और क्वाड्रिपल थेरेपी ये पर्टिकुलरली एच पाइलोरी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एच पाइलोरी जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है पेप्टिक अल्सर का, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पे इसको यूज करते हैं। इसमें एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और पेंटाप्राजोल का एक कॉम्बिनेशन देते हैं, एसीपी, जिसको हमने नाम बताया था एसीपी, इसको याद रखने के लिए। तो एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और पेंटाप्राजोल ये 14 दिनों तक देते हैं। अगर इसमें वहां पे कोई इंप्रूवमेंट हमें नहीं शो होता तो हम इसके अंदर चौथी एक ड्रग्स यूज कर देते हैं, मेट्रोनिडाजोल, और इस थेरेपी को बोल देते हैं क्वाड्रिपल थेरेपी, जिसमें 4 का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर 3 का पूछे तो ट्रिपल थेरेपी में ये 3 आएंगे, क्वाड्रिपल में मेट्रोनिडाजोल वहां पे ऐड हो जाएगी। ये एच पाइलोरी के लिए हमने वहां पे बात की। फिर हमने बात की प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसको पीपीआई भी बोला। ये क्या करती है, ये एचसीएल के प्रोडक्शन को वहां पे कम कर देती है। कैसे कम करती है, यह पैराइटल सेल के सिक्रेशन, जो पैराइटल सेल है उसको सप्रेस कर देती है। तो पैराइटल सेल 2 चीज का सिक्रेशन करता है, एक एचसीएल का और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर्स का। तो इसमें नाम देखें तो पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल के नाम से जिन के भी पीछे जोल लग जाएगा वो ऑलमोस्ट जो है वो पीपीआई की क्लास से वहां पे जो उसका मेंबर है कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेंबर्स है ये ड्रग्स, जो भी जिनके पीछे जो है जोल लग जाएगा, ठीक है, या प्राजोल जिसके नाम के पीछे लग जाएगा, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ठीक है। तो ये बहुत सी ऐसी ड्रग्स है। अब ये कहता है कि इस को तो आपने पढ़ लिया, अब जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एक तो इसको एम्प्टी स्टमक लेना है, दूसरा वो कहता है अगर ये प्रोलॉन्ग यूज करे तो ये परनीशियस एनीमिया कोज कर देता है। हमने अच्छे से बता दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर कम होने से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। विटामिन B12 जो आरबीसी उसकी मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। अगर आरबीसी मैच्योर नहीं होगी तो वो फंक्शनल नहीं होगी, अपना काम नहीं करेगी। और उसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन उसके अंदर होता है और ये पूरी जो हमारे शरीर के अंदर है वो वहां पे ऑक्सीजन वगैरह उसको कैरी करके लेके जाती है। अगर उसमें कमी आ गई तो उसको हमने बोल दिया एनीमिया। और ये पर्टिकुलर एनीमिया कौन सा होगा, परनीशियस एनीमिया। एक हमने यहाँ पे एक टर्म बताई कि अगर वहां पे एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रेशन है तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, एक्लोरहाइड्रिया। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है पीपीआई का, तो वो हमने ADH के नाम से बताया था। तो ADH में A से एनीमिया, D से डायरिया और H से वहां पे हेडेक। तो ये 3 वहां पे देखने को मिलेंगे। अब हमने 2 शॉर्ट टर्म यूज किए, ACP, ठीक है, वो तो हमने यूज की ट्रिपल थेरेपी के लिए। ADH किसके लिए बताया, साइड इफेक्ट ऑफ वहां पे पीपीआई का। उसमें आ जाएगा एनीमिया, कौन सा एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, डायरिया और हेडेक। ये कहाँ देना है, एम्प्टी स्टमक देना है। कब देना है, एम्प्टी स्टमक देना है। ये क्या करेगी, HCl के सिक्रेशन को कम कर देगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स। उसके अंदर जो उसके एग्जांपल है रेनिटिडाइन और सिमेटिडाइन। ये भी एम्प्टी स्टमक देना है। पीपीआई भी एम्प्टी स्टमक, H2 ब्लॉकर्स भी वहां पे एम्प्टी स्टमक देना है। ये कहता है कि इसके अंदर जो अगर हम पर्टिकुलर एक ही ड्रग की बात करें तो सिमेटिडाइन जो है ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, जिसका साइड इफेक्ट रहता है ट्रेमर्स, डिजीनेस, कंफ्यूजन, एंगर, एजिटेशन और पुअर कंसंट्रेशन। ये कहता है अगर किसी पेशेंट में सिमेटिडाइन आप दे रहे हो तो वहां पे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाती है और वहां पे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सिम्टम्स है आपको वो सिम्टम वहां पे शो करेगी। तो ऐसा कोई सिम्टम दिया हुआ हो और वहां पे कोई ड्राइविंग या फैक्ट्री में काम करने वाला जहां पे पूरा फोकस चाहिए, अगर नहीं है वहां पे पूरा फोकस, तो वहां पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट। तो आप उस पेशेंट को समझा सकते हो कि ये इन ड्रग से आपको ये सिम्टम साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है ऐसा कोई काम वहां पे नहीं करना है। ये हमने यहाँ पे बता दिया। फिर 5th आ गया एंटासिड्स। ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड सिक्रेशन को, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको देते कब है, आफ्टर मील देते हैं, बस इतना याद रखना है। इसको कभी भी एंटासिड को मिक्स नहीं करना है, किसके साथ, H2 ब्लॉकर और पीपीआई के साथ। फिर बता दिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसका साइड इफेक्ट रहता है कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्स्टिपेशन वहां पे उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा डायरिया आपको। तो ये हमने यहाँ पे बताया। फिर हमने बताया प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स। हम कुछ ऐसी ड्रग्स देते हैं जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। एग्जांपल है मीजोप्रोस्टोल। ये क्या करता है, इसका रोल होता है साइटोप्रोटेक्टिव। ये म्यूकोजा को कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिसे HCl के सिक्रेशन से म्यूकोजा वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो पाती और वहां पे जो है अल्सर फॉर्मेशन या वो अल्सर है वो आगे बड़ा नहीं हो पाता या वो अब हील होने लग जाता है।
तो हम वहां पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है वो भी हम वहां पे यूज करते हैं। यह जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं कहाँ पे, प्रेगनेंसी के अंदर। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वहां पे इस प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का हमने वहां पे यूज नहीं करना है। तो ये आपने यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बता दिया। अब ये कहता है कि आपने वहां पे डाइटरी मैनेजमेंट भी बता दिया, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी बता दिया। अब वहां पे वो कहता है कि अगर इनसे वहां पे पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाता है तो अब वहां पे क्या करोगे, तो हम वहां पे सर्जिकल ट्रीटमेंट वहां पे करने की कोशिश करते हैं कि अब मेडिकल मैनेजमेंट से कुछ नहीं हो रहा तो वहां पे कोई ना कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हम वहां पे करेंगे। तो वो कहता है सर्जिकल वहां पे आप ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो वो कहता है हमने ये देखा भाई अगर ये जितने भी जीआई के सिक्रेशंस है ये कौन सी वहां पे नर्व है वो वहां पे सिक्रेशन बढ़ाती है। तो हमें पता है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है, जो क्रेनियल नर्व 10 है जिसको हमने वेगस नर्व बोला है, वो जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा वहां पे, तो आप बता सकते हो कि वहां पे वेगस नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी नर्व, वेगस नर्व। यह वेगस नर्व क्या करती है, एचसीएल और जितने भी जीआई के सिक्रेशन है उनको बढ़ा देती है। कौन, वेगस नर्व। अगर हम किसी भी तरीके से इस वेगस नर्व की जो रिसेप्टर है या जो उसके नर्व्स एंडिंग्स हैं, अगर हम उनको वहां पे रिसेक्ट कर दे, काट दें कुछ एक नर्व्स एंडिंग्स को वहां पे, तो वो कहता है कि कुछ ना कुछ हम वहां पे पेशेंट के अंदर रिलीफ वहां पे दिखा सकते हैं कि हाँ वहां पे कुछ ऐसा हुआ है। तो ये कहता है अगर हम वेगस नर्व की जो रूट्स हैं या जो उसकी नर्व एंडिंग्स हैं उनका अगर हम रिसेक्शन कर दें, उनको हम काट दें वहां पे, रिसेक्शन ऑफ वेगस नर्व एंडिंग्स, या आप बोल सकते हैं रूट्स जो उसकी है उनको, तो वो कहता है उसको हम बोलते हैं वेगोटोमी। क्या बोलेंगे, वेगोटोमी। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि अब जो जीआई के जितने भी सिक्रेशंस है वो कम हो जाएंगे, तो जो एचसीएल का सिक्रेशन है वो भी वहां पे क्या हो जाएगा, कम। तो हम बोल सकते हैं इससे क्या होगा, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एचसीएल। यह एचसीएल के सिक्रेशन को कम कर देगा जिससे वहां पे आपको एसिड सिक्रेशन में रिलीफ मिल जाएगा और पेप्टिक अल्सर के अंदर वहां पे आपको क्या हो जाएगा कि वहां पे मतलब पेप्टिक अल्सर के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा और हील हो जाएंगे वो अल्सर अगर हम वेगोटोमी वहां पे कर देते हैं। वेगोटोमी क्या होता है, वेगस नर्व की जो नर्व एंडिंग्स है या उसकी जो रूट्स निकलती है उसको हमने रिसेक्ट कर दिया, काट दिया है, उसको हमने बोल दिया वेगोटोमी। ठीक, अब जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो कहता है आप और क्या कर सकते हो। तो वो कहता है कि हमने जिस तरह वो पढ़ा था कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जो ये हमने बताया था कि यह जो है जी सेल का ट्यूमर है और यह जी सेल का ट्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जिससे एचसीएल का सिक्रेशन वहाँ पे बढ़ता है। तो अगर तो वहाँ पे ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टमक का कुछ पार्ट है उसको हटाना पड़ेगा। फिर ये कहता है कि यूजुअली देखा गया है कि जो पेशेंट हैं जिनके अंदर काफी लंबे समय से अगर पेप्टिक अल्सर है और वो फार्माकोलॉजिकल तरीके से वो जो है वो हील नहीं हो पा रहे हैं और हमें बार बार अगर हम वहाँ पे एंडोस्कोपी करा के और वहाँ से जो सेल का जो हम सैंपल ले रहे हैं, जो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, बायोप्सी के लिए हम जो एंडोस्कोपी के साथ एंडोस्कोपी जब करते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, जो टिश्यू स्पेसिमेन है उसको वहाँ से एस्पिरेट कर लेते हैं और उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं। अगर हम वो कराते हैं तो वो कहता है कि कई केसों में ऐसा देखा गया है, कई केसेस में, कि वहाँ पे जो उसकी जो सेल्स हैं उसका साइज और उसकी जो शेप है, जो मतलब साइज एंड शेप को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हैं मोर्फोलॉजी, ठीक है। तो उसकी जो मोर्फोलॉजी है वो चेंज होने लग जाती है, तो हमें रिस्क रहता है कि इस पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक कैंसर, ड्यूडेनल कैंसर या इसोफेजियल कैंसर है वो वहां पे देखने को मिल सकता है। तो हम इन इतनी बड़ी दिक्कतों में कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर से वो कब वहां पे गैस्ट्रिक कैंसर या ड्यूडेनल कैंसर या इसोफेजियल कैंसर के अंदर चेंज हो जाए, उससे पहले हम क्या करें कि जिस पार्ट के अंदर वो अल्सर है उस पार्ट को हटा दें, स्टमक की उस पार्ट को ही हटा दें
जिससे क्या होगा कि अब वहां पे कैंसर का खतरा जो है वो बच गया, पेशेंट की जान बच सकती है। अगर वहां पे कैंसर हो गया तो पेशेंट की डेथ वहां पे होने को पॉसिबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज रहती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कहते हैं हम क्या करते हैं वहां पे सब टोटल, या इसको हम बोलते हैं पार्शियल, मतलब इनकम्प्लीट, कुछ हिस्सा वहां पे गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं। सब टोटल पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। सब टोटल का मतलब है भी आधा एक, पार्शियल का मतलब ये भी इनकम्प्लीट आधा एक। गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है रिमूव करना। आपको मैंने बताया था अगर किसी वर्ड के पीछे एक्टोमी लगा है इसका मतलब है रिमूवल, ठीक है। टोमी का मतलब होता है ओपनिंग, ओपनिंग मतलब ओपन करना, इसको ओपनिंग तो आप वैसे समझोगे ओपन, जिस तरह हम कहते हैं लेप्रोटोमी करना है, ठीक है, उसी तरह से एक आता है वहां पे स्टोमी, इसका मतलब होता है एनास्टोमोसिस, कनेक्ट कर देना, तो उसको आपने बोल दिया एनास्टोमोसिस। जिस तरह कोलोस्टोमी है, इलियोस्टोमी है, तो इसको सॉरी ये ई हटा दो अब, स्टोमी। तो स्टोमी का मतलब हो गया कोई कनेक्ट कर देना दो चीजों को, टोमी का मतलब है ओपन कर लेना, एक्टोमी का मतलब है रिमूवल। यहां पे आप देखिएगा ये हमने क्या यूज किया है, एक्टोमी। तो एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल। क्या मतलब है, रिमूवल। तो हम क्या करेंगे, स्टमक के कुछ हिस्से को पार्शियल लिखा है और हमने सब टोटल लिखा है। अगर हम पूरे स्टमक को हटाते हैं तो उसको बोलेंगे कंप्लीट या टोटल गैस्ट्रेक्टमी, वो भी हम बात करेंगे। पहले हम मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो है सब टोटल या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टमक है, ये आगे इसके ड्यूडेनम जुड़ी हुई है, इस तरह से आगे ड्यूडेनम है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहां से जो पाइलोरिक एंट्रम वाला पोर्शन है ये वाला, इस चीज को या इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो, तो ये इतना इतना पोर्शन जो है हम वहां से स्टमक का हटा देते हैं। ये जो निचला हिस्सा है इसको हम वहां पे हटा देते हैं। इसको यहाँ पे हटा के हम क्या करते हैं, इस बचे हुए हिस्से को डायरेक्ट है वो ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। किसको कनेक्ट कर देंगे, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्टमक is attached to duodenum। आपने क्या किया, जो ये बच गया हिस्सा ऊपर वाला, नीचे वाले को तो आपने हटा दिया, बचे हुए हिस्से को डायरेक्ट किसके साथ जोड़ दिया, ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया, ड्यूडेनम के साथ। तो ये चीज एक हमने बताई है। कई बार क्या होता है कि वहां पे गैस्ट्रिक अल्सर भी होते हैं और ड्यूडेनम के अंदर भी अल्सर होते हैं, जिसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टमक का निचला हिस्सा प्लस वहां पे ड्यूडेनम को ही हटा देते हैं। तो अब स्टमक का निचला हिस्सा हटा दी और ड्यूडेनम हटा दी, अब पीछे क्या बच गया, स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ नीचे क्या बच गया, जेजुनम। तो हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ stomach is attached to jejunum। डायरेक्ट जेजुनम के साथ ही जोड़ दो, क्योंकि हमने वहां पे किस चीज को हटा दिया है, स्टमक के निचले हिस्से को, डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक हटा दिया और उसके साथ साथ किसको हटा दिया, ड्यूडेनम को भी हटा दिया। तो अब ड्यूडेनम के बाद में कौन सा हिस्सा आता है, जेजुनम। तो हमने स्टमक को डायरेक्टली किसके साथ जोड़ दिया, जेजुनम के साथ जोड़ दिया। तो ये दो प्रोसीजर हम वहां पे कर सकते हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे गैस्ट्रिक अल्सर है, तो आपको पता है गैस्ट्रिक अल्सर सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसका स्टमक का नीचे वाला हिस्से को हटा देते हैं। तो ये हमने इससे नीचे वाले हिस्से को हटा दिया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया। तो एक चीज हमने ये बोली। अगर वो कहता है स्टमक में
अल्सर है, उसके साथ साथ ड्यूडेनम में भी अल्सर है, तो आपने स्टमक के निचले हिस्से के साथ साथ पूरी ड्यूडेनम को ही हटा दिया और अब पीछे क्या बच गई, जेजुनम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इसको डायरेक्ट किसके साथ जोड़ देते हैं, जेजुनम के साथ वहां पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर हम वहां पे करते हैं, जिसके अंदर हम स्टमक का कुछ हिस्सा वहां पे रिजर्व रख लेते हैं या प्रिजर्व करके रख लेते हैं, बाकी को हम जो है रिमेनिंग पोर्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर है, इनका हम नाम देते हैं और उस नाम के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो बहुत बारी पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन जो है आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चन की बात करूं मैं, अगर तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्टमक को ड्यूडेनम के साथ जोड़ते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बिलरोथ फर्स्ट, बिलरोथ फर्स्ट, जिसमें हम स्टमक के ऊपरी हिस्से को डायरेक्ट ड्यूडेनम से जोड़ देते हैं और जो निचले हिस्से को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टमक के जो बचा हुआ हिस्सा है उसको डायरेक्ट जेजुनम से जोड़ दिया, मतलब स्टमक का निचला हिस्सा निकाल दिया और ड्यूडेनम को भी निकाल दिया। इस प्रोसीजर को बोलते हैं बिलरोथ सेकंड, बिलरोथ सेकंड। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन स्टमक अगर ड्यूडेनम से जोड़ते हैं तो बिलरोथ फर्स्ट, रिमेनिंग पोर्शन को जेजुनम के साथ जोड़ते हैं तो उसको हमने क्या बोल दिया, बिलरोथ सेकंड। अब देखिएगा हमने किस किस को कनेक्ट किया, उसके नाम से भी इसको बोला जाता है कि ये देखिएगा गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्टमक के हिस्से को किसके साथ जोड़ दिया, ड्यूडेनम के साथ, तो इसको बोल दिया गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी। स्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग, ओ सॉरी कनेक्शन, तो आपने इन दोनों का एनास्टोमोसिस कर दिया, कनेक्शन कर दिया, किसका, गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टमक और किसका, ड्यूडेनम का, तो इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी। क्या बोल दिया, गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी। इसको हमने क्या बोल दिया, किस किस चीज को जोड़ा है, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, इसमें हमने किसको जोड़ दिया, जेजुनम को, तो गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। तो ये हमने यहाँ पे दो चीजें देख ली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी इज आल्सो कॉल्ड एज बिलरोथ सेकंड, या ये वाली चीज दी होगी कि स्टमक के ऊपरी हिस्से को अगर हम जेजुनम के साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिलरोथ सेकंड या गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। अगर हम स्टमक के ऊपरी हिस्से को किसके साथ जोड़ देते हैं, ड्यूडेनम के साथ, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। स्टोमी का मतलब हो गया कि वहां पे आपने एबनॉर्मली कोई कनेक्शन कर दी है, तो अगर आपने स्टमक को ड्यूडेनम से जोड़ा तो बिलरोथ फर्स्ट, अगर आपने स्टमक को किससे जोड़ दिया, जेजुनम से, तो बिलरोथ सेकंड। स्टमक और ड्यूडेनम वैसे तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने बीच में से किसको हटा दिया, स्टमक के निचले पार्ट को, जिसको हमने क्या बोल दिया, डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक, उसको हटा दिया और ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया, बिलरोथ फर्स्ट। यहाँ पे हमने स्टमक के डिस्टल पार्ट को भी हटा दिया और ड्यूडेनम को भी हटा दिया। अब क्या बच गया, स्टमक का ऊपरी हिस्सा और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, जेजुनम के साथ, तो उसको बोल दिया गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी और उसको बोल दिया बिलरोथ सेकंड। तो ये दो प्रोसीजर हम करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कहता है करने को हम क्या करते हैं, स्टमक को पूरे को ही हटा देते हैं, अगर हमें रिस्क रहता है स्टमक कैंसर का, और हम वहां पे सीधा किसको जोड़ देते हैं, इसोफेगस को ड्यूडेनम से, या हम क्या करते हैं, स्टमक हटा दिया, ड्यूडेनम भी हटा दिया और इसोफेगस से सीधा जेजुनम को हम वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिएगा किसको अगर हम कनेक्ट करें, अगर हम इसोफेगस, ये कब कर रहे हैं, इसको आप पहले लिख लो, कंप्लीट, या वहां पे हमने बोल दिया गैस्ट्रेक्टोमी, इसको हमने लिख दिया टोटल गैस्ट्रेक्टोमी या कंप्लीट वहां पे गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब कंप्लीट स्टमक को आपने वहां पे हटा दिया। इसको आप नीचे, आपको अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो इसको आप लिख दो टोटल या कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, गैस्ट्रेक्टोमी, टोटल या कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी हम वहां पे इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तो ये कहता है जब आपने पूरा स्टमक हटा दिया तो पीछे क्या बच गया, इसोफेगस। अब अगर हम उसके अंदर ड्यूडेनम को जोड़ दें या हम स्टमक के साथ साथ ड्यूडेनम को भी हटा दें तो वहां पे क्या हो गया, इसोफेगस प्लस जेजुनम को आपस में जोड़ दें। ठीक है, हम यहां पे इसको अगर देखिए, इसोफेगस और ड्यूडेनम को अगर हम जोड़ें तो क्या नाम आएगा,
इसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी, ड्यूडेनोस्टोमी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, स्टोमी का मतलब ओपनिंग, सॉरी कनेक्शन किसके बीच में, इसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में। यही तो हमने लिखा इसोफेगस और किसका कनेक्शन कर दिया, ड्यूडेनम का। यहाँ पे हमने किसका कर दिया, इसोफेगस और जेजुनम का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसोफेगो जेजुनोस्टोमी, जेजुनोस्टोमी। तो ये आपके लिए ये टर्म्स जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी, ये आप वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझा सकते हो और याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसोफेगस उसको किसके साथ जोड़ा है, ड्यूडेनम के साथ, तो उसको बोल दिया इसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी। अगर हमने इसोफेगस को स्टमक के साथ, स्टमक हटा दिया, ड्यूडेनम हटा दिया और जेजुनम के साथ जोड़ दिया, इसोफेगो जेजुनोस्टोमी। तो ये हमने बोल दिया, पार्शियल भी कर सकते हैं और हम टोटल भी वहां पे करते हैं। अगर हमने वहां पे पार्शियल और टोटल वहां पे गैस्ट्रेक्टोमी की है तो उस चीज का हमें वहां पे क्या नुकसान वहां पे देखने को मिलेगा। हमें दो चीज वहां पे हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि स्टमक जो है वो काम करता है एज ए फूड रिजर्वायर, फूड को इकट्ठा करने के लिए और फूड को कई देर के लिए अपने पास स्टोर करने के लिए हम उसका रिजर्वायर, ठीक है। हम स्टमक को किस तरीके से यूज में लेते हैं, फूड रिजर्वायर के रूप में, जहां पे फूड स्टोर होता रहता है, पड़ा रहता है काफी समय तक, उसके बाद में वो धीरे धीरे जो है वो ड्यूडेनम तक जाता है। अब यहाँ पे स्टमक तो है नहीं, अगर है तो भी थोड़ा सा स्टमक है, तो अब वहां पे फूड रिजर्वायर तो है नहीं। अब आपने जैसे इसोफेगस से खाना खाया है, वो या तो हमने टोटल कर दिया तो वो सीधा ड्यूडेनम या जेजुनम में जाएगा। अगर वहां आपने आधा स्टमक छोड़ा है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की है, तो हल्का सा वहां पे आपने स्टमक छोड़ा है, तो वहां पे 10 मिनट या 15 मिनट स्टमक के अंदर फूड रुकेगा और आगे की तरफ चला जाएगा। इस केस में आपको वहां पे क्या सलाह देनी होगी मरीज को। एक तो वहां पे आपने कहना है कि आपने स्मॉल, हल्का मतलब थोड़ा ही खाना खाना है, जिस तरह एक रोटी खाई, ठीक है, कुछ समय के लिए, और फिर 1-2 घंटे बाद में फिर खाई, तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट वहां पे आपने फूड हैबिट जो है वो डेवलप करनी है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट जो फूड है वो आपने लेना है, तो वो हैबिट आपने वहां पे बनानी है। तो क्योंकि वहां पे अब स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वहां पे जगह नहीं है, वो सीधा ड्यूडेनम और कहाँ जाएगा, जेजुनम में। इसकी वजह से वहां पे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फूड हैबिट्स आपने वहां पे जो है वो डेवलप करवानी है मरीज के अंदर, एक चीज। दूसरा, जो स्टमक है उसके अंदर वहां पे आपको पता है इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं पैराइटल सेल से। जब आपने वहां पे स्टमक का वो हिस्सा हटा दिया या पूरे स्टमक को ही हटा दिया, तो वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होंगे तो पेशेंट किसके अंदर रिस्क करेगा, पर्नीशियस एनीमिया के लिए। उस चीज से बचने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, इंजेक्शन देंगे, किसके, विटामिन B12 के। कब तक देंगे, पूरी लाइफ, तो लाइफ लॉन्ग वहां पे पूरी जिंदगी उस पेशेंट के अंदर क्या चलेंगे, विटामिन B12, जो साइनेकोबालामाइन जो इंजेक्शन है, विटामिन B12 है, उसके इंजेक्शन है वहां पे हम देंगे। क्योंकि अब स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन वहां पे नए के बराबर होगा, तो वहां पे पर्नीशियस एनीमिया का रिस्क रहेगा। इसलिए हम बाहर से वहां पे पेशेंट को क्या देंगे, विटामिन B12 की इंजेक्शन पूरी जिंदगी देंगे। और एक वहां पे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट जो है वो फूड हैबिट्स है, वो हम वहां पे जो है वो यूज करेंगे। अब ये कहता है कि अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें कि हमें वहां पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, ये कॉम्प्लिकेशन मैं बात कर रहा हूं पहले तो पेप्टिक अल्सर के, उसके बाद में बात करूंगा इस ऑपरेशन के, बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड के, या वहां पे पार्शियल या सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के, वहां पे क्या क्या होंगे। तो पहले हम अगर कॉम्प्लिकेशन बात करें पेप्टिक अल्सर की, पेप्टिक अल्सर के, तो वहां पे एक है हेमरेज, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, हेमरेज। दूसरा हमें वहां पे क्या देखने को मिल सकता है, जो है वो हम बोल सकते हैं परफोरेशन। आप वहां पे बोल सकते हो कि आपको वहां पे परफोरेशन देखने को मिल सकता है। तीसरा वहां पे आपको हेमरेज हो गया, वहां पे आपको जिस तरह मान लीजिए परफोरेशन हो गया, उसके अलावा वहां पे पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है।
ये क्या चीज है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ये कहता है कि अगर जो पेशेंट है उसके अंदर अल्सर है, वो चाहे ड्यूडेनम में अल्सर है, चाहे वहां पे स्टमक में अल्सर है, इसोफेगस में अल्सर है, अगर वो अल्सर जो है वो काफी ज्यादा गहरा चला गया, म्यूकोजा से सब म्यूकोजा तक या मसल लेयर तक चला गया, और वो अल्सर जो है वो वहां पे रप्चर हो गया, उसने वहां पे बस्ट हो गया, वहां से ब्लीड होने लग गया, तो वहां पे ब्लीडिंग होगी, उसको हमने इंटरनल ब्लीडिंग को क्या बोल देते हैं, हेमरेज। तो वहां पे हमें हेमरेज देखने को मिल सकता है। इस हेमरेज को हम कैसे पता लगाएंगे कि उस पेशेंट में हेमरेज हो गया, तो वहां पे हमें जो है वो क्या चीज देखने को मिलेगी, तो वो कहता है हमें वहां पे क्या चीज देखने को मिलेगी, हीमेटइमेसिस देखने को मिलेगी। हीमेटइमेसिस मतलब, हीमेटइमेसिस का मतलब होता है जो वोमिटिंग होगी उसके अंदर वहां पे पेशेंट के ब्लड आएगा, क्या आएगा, ब्लड आएगा, तो वो हमें हेमरेज को बताएगा कि किसी पेशेंट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे मतलब ब्लीडिंग होने लगी अंदर और वो वोमिटिंग के अंदर बाहर आ रहा है, तो आपने बोल दिया हेमरेज वहां पे पेशेंट में देखने को मिलेगा। परफोरेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज है वो उस जहां पे वो डिजीज या जो अल्सर हुआ है वो अगर पूरी वॉल से बाहर निकलकर दूसरी स्ट्रक्चर तक पहुंच जाए, उसको हम बोल देते हैं परफोरेशन। तो कहता है अगर स्टमक की जो वॉल है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल और सिरोजा से होकर और वो पेरिटोनियम के अंदर पहुंच जाता है वो अल्सर, तो उसको हम बोल देते हैं परफोरेट हो गया। क्या हो गया, परफोरेट। उसके बाद में क्या होगा कि जो भी सिक्रेशन आ रहा है वो पेरिटोनियम के अंदर जाता है और पेरिटोनियम में इकट्ठा होने लग जाता है। जब कोई भी फ्लूइड या कोई भी कंटेंट अगर पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है तो उससे हमारी एब्डोमिनल गर्थ जो है वो बढ़ जाती है और उसको हम बोलते हैं एसाइटिस। तो अगर किसी पेशेंट में उसकी एब्डोमिनल गर्थ जो है वो बढ़ गई है और वहां पे जो पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो हार्ड हो गया है और पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंट फैल गया है, तो उसको हम कैसे पता लग सकता है कि वहां पे परफोरेशन, तो वहां पे हमें एक तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और वहां पे एसाइटिस देखने को मिलेगा कि उसके अंदर फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो गया। इसी तरह पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, वो कहता है कि वहां पे बार बार अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है और वहां पे बार बार स्कार टिश्यू बन रहे हैं, इन्फ्लामेशन होगा उसको सही होने के बाद में वहां पे स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू का कलेक्शन हो गया, फिर उसके पास में दोबारा वहां पे अल्सर हुआ, वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ, वहां पे स्कार टिश्यू, तो ये धीरे धीरे क्या करता है कि ये कहता है कि जो वहां पे जो ये पाइलोरिक जो स्पेस है, जो पाइलोरिक कैनाल है वो धीरे धीरे नैरो होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, नैरो, जिसको हमने बोल दिया पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो कंटेंट है वो यहाँ से कम जाता है, यहाँ पे ज्यादा देर पड़ा रहता है, वो इकट्ठा होता है और जब कोई चीज आगे की तरफ नहीं जाएगी तो वो बैक फ्लो मारेगी, वो क्या करेगी, बैक फ्लो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, वहां पे सीवियर वोमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, सीवियर वोमिटिंग। और जो है वहां पे ये जो आपका स्टमक वाला एरिया है वो वहां पे फूला हुआ, तो इसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन और वहां पे सीवियर वोमिटिंग देखने को मिलेगी। तो वहां पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन और सीवियर वोमिटिंग। यहाँ पे क्या होगा, आप हल्का सा भी उसको अगर पानी भी पिलाओगे तो वो बहुत ज्यादा वोमिटिंग करेगा। क्यों, क्योंकि पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वहां पे जो फ्लूइड और जो फूड है वो आगे की तरफ कम जा रहा है और बैक फ्लो मारने लग गया। तो उसको आपने वहां पे किस चीज से देखेंगे कि बहुत ज्यादा वहां पे वोमिटिंग हो रही है और उस वोमिटिंग के साथ जो उसका पेट है वो भी हार्ड वहां पे दिखाई दे रहा है। तो हम वहां पे जब यूएसजी सीटी स्कैन या वहां पे हम एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे तो वहां पे हमें पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ये कहता है ये तीनों ही जो कॉम्प्लिकेशन है ये बहुत लंबे समय तक अगर वहां पे पेप्टिक अल्सर रहता है तो वहां पे ये डेवलप होने की वहां पे जो वो पॉसिबिलिटी रहती है, हेमरेज, परफोरेशन और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको हेमरेज को हम हीमेटिमेसिस, जो वोमिटिंग करेगा उसमें ब्लड आएगा, यहाँ पे जो है वो पेट एब्डोमिनल गर्थ जो है वहां पे इंक्रीज हो जाएगी और पेरिटोनियल कैविटी में वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा जिसको एसाइटिस बोलते हैं। और एक पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके अंदर सीवियर वोमिटिंग होगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, ये पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ये पेप्टिक अल्सर के 3 कॉम्प्लिकेशन है। अब हम जिस कॉम्प्लिकेशन की बात करने वाले हैं वो किसकी वजह से है, वो कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू पार्शियल या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। जो आपने वहां पे स्टमक का आधा हिस्सा निकाला है, उस आधे हिस्से के निकालने के कारण वहां पे जो कॉम्प्लिकेशन आने वाला है वो कौन सा है उसके बारे में देखो। ये कहता है कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से, ड्यू टू
पार्शियल या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल और सब टोटल अगर गैस्ट्रेक्टोमी आपने किसी पेशेंट के अंदर की है, जो वहां पे या तो बिलरोथ फर्स्ट होगा या बिलरोथ सेकंड, जिसके अंदर आपने स्टमक के आधे हिस्से को काट के या तो उसे ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया या उसको जेजुनम के साथ आपने जोड़ दिया, तो उसको आपने पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी बोला है। उसकी वजह से जो आपको वहां पे देखने को कॉम्प्लिकेशन मिलेगा वो है डंपिंग सिंड्रोम। क्या वर्ड है? डंपिंग सिंड्रोम। कौन सा है? डंपिंग सिंड्रोम। तो इसके ऊपर से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये डंपिंग सिंड्रोम कब हमें देखने को मिलेगा? जब किसी पेशेंट के अंदर आपने आधा स्टमक हटा के बाकी के बचे हुए को या तो ड्यूडेनम से जोड़ा है या उसको डायरेक्ट जेजुनम से जोड़ा है, उसको आपने पार्शियल या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी बोल दिया। उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन वहां पे आएगा उसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। ये डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, इसको अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर वहां पे देखेंगे। तो अब आपको जब भी डंपिंग सिंड्रोम याद आए या जब हम इसको करेंगे तो आपके दिमाग में ये इमेज रहनी चाहिए कि ये किसकी वजह से हुआ है। ये सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी या पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की वजह से वहां पे देखने को मिलेगा, जिसको हमने क्या बोला है? डंपिंग सिंड्रोम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब जो है आज अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो प्रीवियस नमस्कार सभी साथियों को। आज जो है अपन जो प्रीवियस क्लास के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज आप करके आए थे, वहां पे हमने एक जो सब टोटल या कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन था डंपिंग सिंड्रोम, उसके बारे में हमने जिक्र किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे। तो आज हम जो है डंपिंग सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो आइएगा, डंपिंग सिंड्रोम, इसके ऊपर से कई बारी जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो इसको आप हल्का सा समझ के और उसके बाद में आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि डंपिंग सिंड्रोम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। डंपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का जल्दी से एम्प्टी हो जाना, रैपिड एम्प्टिंग, किसी चीज के अंदर गिर जाना फटाफट से, उसको हम बोलते हैं डंपिंग। मतलब कोई चीज बहुत जल्दी खाली करना। इसीलिए जो ये डंपर वगैरह हम यूज करते हैं कि वो फटाफट किसी चीज को हाथों हाथ खाली कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग। तो अब ये यहाँ पे इस डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है, यहाँ पे इस सिंड्रोम का, इस डिजीज का क्या मतलब है? तो ये कहता है इसमें डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है? रैपिड मींस फटाफट, तेजी से, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक या गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू ड्यूडेनम। बस सिंपल सी यही मतलब है कि रैपिड एम्प्टिंग, जल्दी खाली हो जाता है स्टमक या गैस्ट्रिक जो कंटेंट्स है, जो स्टमक के अंदर कंटेंट है, जिनको हम गैस्ट्रिक कंटेंट भी बोलते हैं, वो किसके अंदर चले जाते हैं? खाली हो जाते हैं। किस में खाली होते हैं? ड्यूडेनम के अंदर। उसको हमने बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। यह क्यों होते हैं? ड्यू टू पार्शियल या जो आप उसको सब टोटल बोलते हो, पार्शियल बोल दो चाहे सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। जो आपने स्टमक का अपर पोर्शन है उसको छोड़ दिया और जो डिस्टल पोर्शन था उसको आपने हटा दिया। उसको हटाने के कारण वहां पे क्या हुआ कि जो स्टमक का हिस्सा, काफी हिस्सा आपने निकाल दिया। तो अब जो चीज स्टमक के अंदर 2 से 3 घंटे तक रहती थी, अब वो वहां पे आधे घंटे के अंदर ही वहां पे क्या होता है?
ड्यूडेनम के अंदर चला जाता है, जो भी आपने स्टमक के अंदर कंटेंट किया है। तो इसी को हमने बोला रैपिड एम्प्टिंग हो जाता है स्टमक या गैस्ट्रिक कंटेंट का ड्यूडेनम में। क्यों होता है ये कहता है ड्यू टू पार्शियल या सब टोटल, जो आपने गैस्ट्रेक्टमी किया स्टमक का जो डिस्टल पोर्शन है या जो डिस्टल पार्ट है या जो नीचे वाला हिस्सा है स्टमक का, उसको आपने हटा दिया, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। तो इसका मतलब ये डंपिंग सिंड्रोम की ईटियोलॉजी क्या होगी, कारण क्या होगा, वहां पे पार्शियल या सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के कारण वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी। तो ईटियोलॉजी ये है कि उस पेशेंट में सर्जरी हुई है पहले, जिसमें स्टमक का जो निचला हिस्सा है उसको निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से अब जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत रैपिडली जो है वो एम्प्टी हो जाता है, चला जाता है किसके अंदर, ड्यूडेनम में। उसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, डंपिंग सिंड्रोम। अब ये कहता है कि अब आपको डिजीज का पता लग गया, अभी इस वजह से होता है, तो आपको ईटियोलॉजी पता लगी, ठीक है। अब आपको ये पता करना है भी इसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे और वो सिम्टम कब आएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप वहां पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर आप वहां पे बात करते हो, तो वो कहता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको ये जो सिम्टम है, यह कहता है 15 से 30 मिनट के अंदर वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कहता है 15 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग के 15 से 30 मिनट बाद में वहां पे जो ये साइन एंड सिम्टम बोल दो चाहे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो अपीयर्स होते हैं, वो वहां पे अपीयर्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वहां पे अपीयर होते हैं, ठीक है। अब ये कहता है भाई यहाँ पे ये सिम्टम आएंगे, ये सिम्टम क्यों आएंगे, ठीक है, और ये सिम्टम जो आ रहे हैं ये सिम्टम क्या होंगे, ठीक है, और हम उस चीज का क्या इलाज करेंगे, ये डंपिंग सिंड्रोम के अंदर अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं भी उस पेशेंट में क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हो, अगर आप वहां पे प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो और आप वहां पे फैट ज्यादा ले रहे हो, तो जिस प्रकार की आप डाइट लोगे उसी हिसाब से जो स्टमक है वो एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थी तो हमने वहां पे बताया था कि अगर कोई पेशेंट हाई फैटी डाइट लेता है तो वो हाई फैटी डाइट जो है वो स्टमक के अंदर ही काफी देर तक पड़ी रहती है, क्योंकि स्टमक को फैट को वहां पे पूरी तरह से जो है वो HCl के साथ मिक्स करने में, काइम बनाने में वहां पे टाइम लगता है। तो सबसे लेट जो है वो स्टमक तब खाली होता है जब वहां पे आपने फैट ज्यादा ली है। उसके बाद में वो उससे कम ड्यूरेशन में खाली तब होगा जब आपने हाई प्रोटीन ली है, और सबसे जल्दी खाली कब होगा जब आपने हाई कार्बोहाइड्रेट लिया है, ठीक है। यहां पे ये कहता है भाई यहां पे समस्या है कि वो जल्दी खाली हो रहा है। तो अब वहां पे जल्दी खाली हो रहा है, अगर आप वहां पे स्टमक में एक तो वो पहले ही जल्दी खाली हो रहा है और आपने वहां पे अगर कार्बोहाइड्रेट दे दिया तो वो बहुत ही जल्दी खाली हो जाएगा, 15-20 मिनट में वहां पे खाली हो जाएगा। अगर आपने वहां पे प्रोटीन वगैरह दी है तो हो सकता है वो 20-25 मिनट 30 मिनट तक चला जाए, अगर आपने फैट दी है तो वो 30-35-40 मिनट तक या 45 मिनट तक खाली हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि ये सिम्टम जो 15 से 30 मिनट का है ये डाइट के ऊपर है कि आपने उस डाइट में फैट ज्यादा लिया है कि प्रोटीन ज्यादा लिया है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया, इस बात पे वहां पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात वो कहता है कि ये जो डंपिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है ना, वो क्लासिकल जिन सिम्टमों की हम अभी बात करेंगे वो सिम्टम तब आते हैं जब हमने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो कंज्यूम की है, वो इंजेस्ट की है, वो खाई है, ऐसी डाइट ली है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो आपको ये जो हम यहाँ पे सिम्टम लिख रहे हैं ये सिम्टम वहां पे 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर वहां पे देखने को मिलेंगे। आपने खाना खाया उसके 15 से 30 मिनट बाद में ये सिम्टम आएंगे। ये सिम्टम कब आएंगे? जब आपने वहां पे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो कंज्यूम की है, ठीक है। अब वो कहता है कि ठीक है जी आपको ये सिम्टम आए, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सिम्टम क्यों आए। अगर आपसे पेशेंट पूछता है भी ये सिम्टम क्यों आ रहे हैं, तो आपने कहा उस डिजीज की वजह से आ रहे हैं और वहां पे होता क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कहता है हाई कार्बोहाइड्रेट जब आप डाइट लोगे तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो बहुत जल्दी ड्यूडेनम के अंदर जाएगी। जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर जाएगी आपको पता है मोस्ट ऑफ जो डाइजेशन है वो ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। तो वहां पे फटाफट उसका डाइजेशन होगा और जैसे ही वो जेजुनम में आएगा फटाफट वहां पे क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन होते ही वहां पे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट है तो वहां पे जो शुगर है, जो मोनोसैकेराइड्स है वो बनेंगी, ग्लूकोज बनेगा। जैसे ही ग्लूकोज वहां पे वैसे देखा जाए नॉर्मली तो स्टमक से जो
एक वेव के द्वारा 3 ml जो काइम है वो डुओडेनम के अंदर जाता है। तो धीरे धीरे स्टमक में से वो कंटेंट है वो डुओडेनम में जाता है और डुओडेनम में धीरे धीरे वहां पे डाइजेशन होता है और जैसे जैसे डाइजेशन होता है उसको आगे एब्जॉर्प्शन के लिए रहता है। तो कंटिन्यूअस मैनर में वहां पे ग्लूकोज बनता रहता है, ठीक है, और इंसुलिन उस रिस्पॉन्स में आता रहता है और उसको जितनी हमें जरूरत है उससे एनर्जी बनाता है, बाकी को वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करा देता है। यहाँ पे क्या होगा कि स्टमक एक तो बहुत जल्दी खाली हो गया, डुओडेनम में आ गया, तो खाना खाते ही आधा घंटे के अंदर तो डुओडेनम में वो पहुंच गया। तो जैसे ही वो डुओडेनम के अंदर पहुंच गया वहां पे तो उसका डाइजेशन हुआ और उसने फटाफट उसका डाइजेशन करके एब्जॉर्प्शन करके ब्लड के अंदर अचानक से बहुत जल्दी वहां पे ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लिया वो टूटेगा और लास्ट में वहां पे क्या बनेगा, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जाएगा, उसी को हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा है क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया है, तो वहां पे अचानक से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। जैसे ही ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसके रिस्पॉन्स में वहां पे ज्यादा अमाउंट के अंदर इंसुलिन सिक्रेशन हो जाएगा। क्या सिक्रेट होगा, इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करेगा, फटाफट ब्लड से उस ग्लूकोज को जो है वो स्टोर फॉर्म में ले जाएगा, लीवर के अंदर, मसल के अंदर, वहां पे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करा देगा। अब देखिएगा नॉर्मल कंडीशन में तो धीरे धीरे ग्लूकोज जो है वो वहां पे बनता है और वो कंटिन्यूअस मैनर में बनता रहता है। यहाँ पे क्या होगा, वो अचानक से बनेगा और उसको फटाफट स्टोर करा दिया, तो अब अचानक से जो बॉडी की जरूरत है वहां पे हाइपोग्लाइसीमिया शो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ग्लूकोज वहां पे बना फटाफट से एकदम से उसका लेवल जो है वो ग्लूकोज का इस तरह से, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखो, अगर हम ग्राफ के रूप में देखें तो ग्लूकोज जो है वो इस तरह से वहां पे जो बनता है और कांस्टेंट वे के अंदर वो बनता रहता है और उसको स्टोर या एनर्जी मिलती रहती है, वो दोबारा बनता रहता है। यहाँ पे कैसे बनेगा डंपिंग सिंड्रोम में, इस तरह से कि वो फटाफट से ग्लूकोज बना और यहाँ पे इंसुलिन बहुत ज्यादा, वहां पे इंसुलिन सीक्रेट और उसने अचानक से इसका लेवल जो है वो कम कर दिया। जैसे ही अचानक से इसका लेवल कम होगा तो वहां पे ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया दिखाई देगी। और ये हाइपोग्लाइसीमिया इस वजह से नहीं है कि पेशेंट ने खाया नहीं है, वो इस वजह से है कि जो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल अचानक से सडनली इंक्रीज हुआ था उसको रिएक्शन में हाइपोग्लाइसीमिया हुई है। क्या रिएक्शन, कि अचानक से वहां पे सडन सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो गई, क्योंकि वो अचानक से वहां पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फटाफट हो गया, तो अचानक से ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, जिसको आपने बोल दिया सडनली, अचानक से और बहुत ही ज्यादा वहां पे हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। यह हाइपरग्लाइसीमिया होते ही इस हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए वहां पे इंसुलिन आ गया और इस इंसुलिन ने इसको ब्लड से कहां भेज दिया, स्टोर करने के लिए लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर वहां पे भेज दिया। तो इंसुलिन ने इसको कहां भेज दिया, लीवर में एंड मसल्स में। अब ब्लड के अंदर वहां पे ये अचानक से तो बढ़ा और अचानक से कम हो गया। अब वहां पे पेशेंट को ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी, जिसको आपने बोला हाइपोग्लाइसीमिया। अब वहां पे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। और ये हुआ क्यों है, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है कि पहले हाइपर था और इंसुलिन ने आके उसको ब्लड से बाहर भेज दिया, मतलब ब्लड से टिश्यूज के पास या ऑर्गन्स के पास भेज दिया, तो अब ब्लड में अल्टीमेटली हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। इस हाइपोग्लाइसीमिया को हम बोलते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। ये रिएक्शन हुई है किसकी, किस चीज की रिएक्शन, कि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ था उसके रिएक्शन में यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया दिखाई दी है। वो रिएक्शन कैसे हुई, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ उसी लेवल में, उसी रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा इंसुलिन आया, उसने फटाफट से उसको ब्लड से टिश्यूज के अंदर या ऑर्गन में भेज दिया, लीवर में भेज दिया, स्केलेटल मसल में। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या रह गया, कम। ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में और जो स्केलेटल मसल वहां पे स्टोर हो गया, ब्लड में क्या रह गया, ग्लूकोज कम, तो उसको बोल दिया हाइपोग्लाइसीमिया। और वो हुआ किसकी वजह से, सडनली जो शार्प इंक्रीज वहां पे हाइपर जो ग्लूकोज का देखने को मिला था, उसके रिएक्शन में इंसुलिन ने उसको स्टोर कराया, जिसकी वजह से अब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। इस हाइपोग्लाइसीमिया को बोलते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। तो एक तो हमें वहां पे रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया देखने मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पे सिम्टम आएंगे। दूसरी बात कहता है, जैसे ही वो स्टमक से डुओडेनम में आता है फूड, तो उस फूड में जो स्टमक के अंदर जो, मतलब वहां पे जो फूड कंटेंट है वो बहुत तेजी से आए, तो वो क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारा इंटेस्टाइन का ल्यूमन है,
उसके जो बाहर से जितना भी फ्लूइड पड़ा है टिश्यूज के अंदर, वो क्या करेगी, उस फ्लूइड को कहाँ खींच लेगी, वो उस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर खींच लेगी। सिंपल सा देखिए, ये चीज अगर आपको समझ आई है तो मैं यहाँ पे ये चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे स्टमक हो गया, ठीक है। अब इस स्टमक को हमने इस पोर्शन को हटा दिया, तो अब ये स्टमक यहाँ पे आ गया इस तरह से, ये इतना स्टमक यहाँ पे रहा है, ठीक है। इस स्टमक में अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, जेजुनम जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, जेजुनम। इसको फैला के जेजुनम को, और ये यहाँ पे जेजुनम जो है वो आ गई, ठीक है, ये जेजुनम आ गया। अब जैसे ही कहता है ये फूड जेजुनम के अंदर आया, तो इस जेजुनम ने यहाँ पे जो सेल और टिश्यू पाए जाते हैं, ये वाले, ये जो सेल और टिश्यू थे, ये अब जैसे ही यहाँ पे कह रहा है ये जो फूड कंटेंट यहाँ पे आया है, इसने इसमें जो मतलब जो यहाँ पे फूड कंटेंट था उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसने क्या किया, यहाँ पे फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लिया। मतलब अब जो बाहर यहाँ पे टिश्यू के अंदर फ्लूइड पड़ा था, वो अब कहाँ चला गया, जेजुनम के अंदर चला गया। कहाँ चला गया, जेजुनम के अंदर। जैसे ही फ्लूइड यहाँ पे आया, ये फ्लूइड जो हम बोलते हैं ना कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिस पेशेंट को कब्ज रहती है उसको ज्यादा पानी पीना चाहिए, जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाता है। तो इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी मतलब पेरिस्टालसिस को बढ़ा देगा कौन, ये है फ्लूइड, ठीक है। इस फ्लूइड के यहाँ पे इंटेस्टाइन में आ जाने से जो फूड कंटेंट है उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। अब फूड जो है वो ऊपर से भी जल्दी आया, और उस फ्लूइड के कारण हमारे शरीर में जल्दी वो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होकर और बाहर भी जल्दी निकल रहा है। तो इसकी वजह से वहां पे पेशेंट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगी। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का बढ़ने का हमें कैसे पता लगेगा, पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, क्योंकि वो इंटेस्टाइनल फटाफट मूवमेंट करेगी। तो पेशेंट कहेगा मेरे वहां पे लग रहा है कि पेट के अंदर मरोड़े आ रहे हैं और मेरे को डायरिया हो रहा है। यहाँ पे दो सिम्टम देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्लस वहां पे डायरिया देखने को मिलेगा, डायरिया। ये दो सिम्टम क्यों देखने को मिले, ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ फूड कंटेंट। यूजुअली तो बहुत स्लोली वहां पे डुओडेनम में ये चीज आती है, लेकिन यहाँ पे अचानक से रैपिडली यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अचानक से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर की खासियत होती है जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो आसपास से फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो इसने यहाँ आसपास में जो टिश्यूज वगैरह थे वहां से फ्लूइड को खींच के कहाँ ले आया, जो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर ले आया। वहां पे लाने के कारण क्या हुआ, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गई, क्योंकि इस फ्लूइड ने स्टिमुलेट कर दिया किसको, इंटेस्टाइन को। अब वहां पे स्टिमुलेट होने के कारण जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ी, और उसने फटाफट जो है वहां पे जो है वो फूड कंटेंट को इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन कोलन में गया और रेक्टम में ले जाके, और वहां से एनएस के द्वारा वहां पे फटाफट डायरिया के रूप में जो है फूड कंटेंट को बाहर निकाल दिया। तो इस वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स और वहां पे आपको डायरिया देखने को मिलेंगे। ये किसकी वजह से हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, किसकी वजह से, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ जो है फूड का, कहां पे, डुओडेनम के अंदर, ठीक है। तो ये इसने डुओडेनम के अंदर भी डाल सकता है या ये जेजुनम के अंदर भी डाल सकता है। तो ये हमने यहाँ पे जेजुनम बोला, यहाँ पे डुओडेनम भी हो सकती है। तो किसी भी वजह से जो स्टमक का जो मतलब साइज छोटा होने की वजह से अगर इस तरह होता है, तो वहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण एब्डोमिनल क्रैम्प्स और आपको वहां पे डायरिया देखने को मिलेंगे। तो दो चीज ये होगी। अब हमें यहाँ पे जो सिम्टम और देखने को मिलेंगे वो किसकी वजह से देखने को मिलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। किसकी वजह से, हाइपो, क्यों, अचानक से हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, इंसुलिन उसको स्टोर करा दिया, तो अल्टीमेटली ब्लड में अचानक से वहां पे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डंपिंग सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलेगा, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। अब इस रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के वहां पे सिम्टम आएंगे तो वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। बस ये इतनी सी बात है। जो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के क्या क्या सिम्टम होते हैं, जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर देखिएगा, पहला आपको वहां पे सिम्टम जो देखने को मिलेगा वो आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, एक तो वहां पे जो है वो टैकीकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिले, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। ये हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम है।
जब शुगर लेवल कम होता है तो वहां पे टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, मतलब बहुत ज्यादा इतनी हार्ट रेट बढ़ जाती है कि हमें खुद जो है वो फील होने लग जाता है, उसको हमने पैल्पिटेशन बोल दिया। टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, उसके अलावा मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग वहां पे देखने को मिलेगी। एक्सेसिव स्वेटिंग जो है वो वहां पे देखने को मिलेगी, और इस एक्सेसिव स्वेटिंग को हम क्या बोल देते हैं, पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन ये आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा वहां पे आपको और क्या देखने को मिलेगा, तो ये कहता है कि आपको वहां पे जो हम अभी पढ़ के आए हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक। ये चीज ऐसा तो है नहीं कि एक दिन होगी, ये तो हर रोज होगी। अब ये अगर हर रोज होगी तो वहां पे डायरिया भी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा वहां पे जो वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, इसके अलावा यहाँ पे जो पाइलोरिक जो एंट्रम था उसको भी आपने निकाल दिया है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहेंगे तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया वाले पेशेंट में अगर आप वहां पे कलर देखते हो तो वहां पे पैलर आपको हल्का पीलापन वहां पे दिखाई देता है, पैलर वहां पे दिखाई देगा। वेट लॉस दिखाई देगा, वेट लॉस, एनीमिक हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे पैलर है, वेट लॉस है, एनीमिक है, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, डायरिया है वहां पे, और वेट लॉस हमने लिख दिया, एब्डोमिनल क्रैम्प। उसके अलावा पेशेंट में हल्का सा वो चलेगा फिरेगा तो एक्सर्शनल डायरिया हो जाएगा वहां पे, एक्सर्शनल डिज्निया हो जाएगा वहां पे, तो हम वहां पे डिज्निया भी देखने को मिल सकता है। तो वहां पे हमें दो चीज के सिम्टम वहां पे तीन चीज के यूजुअली में वहां पे सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये आप हमेशा याद रखना। तीन चीज के, एक तो हमें यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे। किसके? हाइपोग्लाइसीमिया के, ठीक है। एक हमें ऑस्मोटिक इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिलेंगे, ऑस्मोटिक इफेक्ट के सिम्टम। तीसरा हमें एनीमिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये तीन चीजों के हमें यहाँ पे सिम्टम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वो आपसे पैलर है, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया, इन्हीं में से क्वेश्चन में पूछेगा। वो एक पेशेंट है जिसके अंदर इस तरह के सिम्टम खाना खाने के बाद में आते हैं, वो पेशेंट किस से सफर कर रहा है? डंपिंग सिंड्रोम से। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वो आप सही कर दोगे। ये क्यों होता है आप बता सकते हो? रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। किसकी वजह से? रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम है। ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण आपको वहां पे एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया देखने को मिलेगा। एनीमिया के कारण आपको पैलर है, वेट लॉस है, एनीमिक वहां पे या एक्सर्शनल डिज्निया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों के कारण यहाँ पे ये सिम्टम जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये सिम्टम तब देखने को मिलेंगे जब पेशेंट है वो एक्सेसिव इंटेक करता है कार्बोहाइड्रेट डाइट का, या वहां पे हाई या रिच कार्बोहाइड्रेट अगर वो डाइट लेता है तो उसको ये सिम्टम वहां पे देखने को मिलते हैं। अब वो बात करते हैं कि अब उसमें डायग्नोसिस वो क्या करेगा? क्या डायग्नोसिस? उसको पता है वो जिस डॉक्टर ने वहां पे ऑपरेशन किया है वो उस डॉक्टर के पास जाएगा और उसे बोलेगा खाना खाने के बाद में ऐसा कुछ होता है, तो उसको पता है कि कॉम्प्लिकेशन है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का, जिसमें हम रिमेनिंग पोर्शन को या तो ड्यूडेनम से जोड़ते हैं तो बिलरोथ फर्स्ट, अगर हम जेजुनम से जोड़ते हैं बिलरोथ सेकंड। ये हमने किया था पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से, या वहां पे हम रिस्क था वहां पे गैस्ट्रिक कैंसर का या वहां पे ड्यूडेनल कैंसर का, तो हमने ये सब चीज की। ये करने के कारण डंपिंग सिंड्रोम हुआ, और ये सिम्टम डंपिंग सिंड्रोम के हैं। हमें जो पता है कि इसकी वजह से, अब हमने वहां पे इसका ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है? ट्रीटमेंट। अब देखिएगा, डायग्नोसिस तो पेशेंट की करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिस डॉक्टर ने किया है वो उसकी हिस्ट्री से ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये सिम्टम आ रहे हैं, खाना खाने की इतनी देर बाद में आ रहे हैं कि हाँ ये डंपिंग सिंड्रोम है। अब उसने सिर्फ और सिर्फ इसका मैनेजमेंट करना है, तो वो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगा? अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप मान के चलिए कोई ड्रग्स देने से वहां पे काम चलेगा क्या? तो कोई एक आधे सिम्टम के अंदर वहां पे रिलीफ मिल सकता है, बाकी वहां पे डाइटरी मैनेजमेंट वहां पे हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम ड्रग्स की बात करें तो जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे थे उसको हम वहां पे रोक सकते हैं, डायरिया है उसको हम रोक सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम वहां पे जो ड्रग्स देते हैं वो हम वहां पे एंटी डायरियल ड्रग्स जो है वो यूज कर लेते हैं। हम एंटी जो डायरियल ड्रग है वो हम वहां पे यूज करें, तो हम वहां पे जो ड्रग्स देते हैं वो है लोप्रामाइड।
कौन सी है? लोप्रामाइड। ये एक प्रकार का ओपियोइड है, ये एक प्रकार का ओपियोइड है जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को डिक्रीज करता है और डायरिया जो है उसको प्रिवेंट करता है। तो वहां पे अगर ड्रग के रूप में देखें तो लोप्रामाइड हम यूजुअली वहां पे देते हैं, एंटी डायरियल ड्रग है, ये हम वहां पे देते हैं। इसके अलावा अगर हम वहां पे बात करें तो हम वहां पे डाइटरी वहां पे मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? डाइटरी मैनेजमेंट, कि खाने पीने से ही हम वहां पे उस पेशेंट को सही करेंगे, या एक दो कोई हम वहां पे हेल्थ टीचिंग देके उस पेशेंट को सही कर सकते हैं। तो अब देखिएगा हम उस पेशेंट को एक तो कैसी डाइट कैसे देंगे, तो देखिएगा हम ऐसी डाइट वहां पे देंगे जो डाइट वहां पे क्या करेगी, किसी भी तरीके से स्टमक को देर से खाली करे, स्टमक को देर से खाली करे। तो अब आप मेरे को बताओ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से सबसे लेट कौन स्टमक को खाली करता है? तो हमें पता है कि वहां पे कौन खाली करेगा स्टमक को सबसे लेट, तो ये कहता है वहां पे फैट करेगा। तो हम यहाँ पे हाई फैट देंगे, हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट। दूसरा, उस पेशेंट के अंदर वेट लॉस हो रहा था, एनीमिया उस पेशेंट के अंदर है, ठीक है, वहां पे हम उस पेशेंट को प्रोटीन जो है वो ज्यादा देंगे, जिससे कि उसकी जो मसल्स है, जो वेट लॉस हो रहा है, तो प्रोटीन क्या करता है, जो हमारा मसल मास है उसको बनाए रखता है, वेट लॉस को वहां पे प्रिवेंट करता है। तो हम यहाँ पे हाई फैट और वहां पे हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट। अब आपको पता है कि ये सारे सिम्टम जो हमने देखे वो क्यों आए थे? एक्सेसिव किसका यूज किया था? कार्बोहाइड्रेट डाइट का। तो हम यहाँ पे उसी से बचने के लिए कैसा देते हैं? लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ऐसी डाइट देंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो कम हो, फैट और प्रोटीन क्या हो, ज्यादा हो। फिर यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम फाइबर की बात करें, भी फाइबर है जो हम ज्यादा देंगे कि कम देंगे, ये कहता है जो फाइबर होता है वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को डिक्रीज करता है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट को क्या करता है, या हम इंटेस्टाइनल मूवमेंट को तो ये इंक्रीज करता है, हम यूजुअली बोलते हैं। अगर हम इसको पर्टिकुलरली बोले तो ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिक्रीज करता है, ठीक है। यह स्टमक से जो फूड है उसको डुओडेनम में लाने में टाइम लेता है। हमने यही तो करना है कि कैसे भी करके स्टमक के अंदर खाने को रखना है ताकि ये सब सिम्टम हमें नहीं दिखे। तो हम यहाँ पे हाई फाइबर डाइट देंगे, हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट। ये स्टमक जो है उसको वहां पे मतलब बहुत लेट खाली करने में मदद करता है, तो वहां पे हाई फाइबर। अगर हम वहां पे लो फाइबर दे दिए तो वो बहुत जल्दी खाली करा देगा, तो हम यहाँ पे हाई फाइबर देते हैं। फिर हम अगर आपसे पूछे भाई यहाँ पे फ्लूइड वगैरह हम देंगे क्या पेशेंट को, तो फ्लूइड वगैरह देते ही तो वो वापस ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण जो है वहां पे एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो फूड के साथ जो फ्लूइड है या जो वाटर है उसको आपने कम देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील। खाना खाने के 1 घंटे तक वहाँ पे आपने, खाने के साथ और खाने के 1 घंटे बाद तक आपने वहाँ पे उसे पानी या जो भी पीने वाली जितनी भी ये बिवरेजेस हैं वो सब कम देना है। तो मतलब फ्लूइड इनटेक है वो ड्यूरिंग और आफ्टर मील जो है वो क्या रखना है, आपने कम रखना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि फूड और फ्लूइड है उसके कारण वो जल्दी खाली नहीं हो। तो ये जो आपने डाइटरी वहाँ पे अप्रोच है वो वहाँ पे बना के रखनी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम वाले में आप डाइट कैसी दोगे, हाई फैट डाइट, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट। वो इंपॉर्टेंट ये है, लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट, ये पूछा जाता है। तो हमने हाई फैट डाइट देना है, हाई प्रोटीन देना है और लो कार्बोहाइड्रेट देना है, हाई फाइबर डाइट देना है। सारी चीजें हाई देनी है, क्या लो देना है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लो देना है और फ्लूइड इनटेक है वो डिक्रीज रखना है, ठीक। अब यहाँ पे 1-2 सलाह और आती है कि जो पेशेंट है वो जब खाना खा लेता है तो हम वहाँ पे उस पेशेंट को क्या बोलेंगे कि खाना खाने के बाद में आपने घूमना फिरना है या आपने वहाँ पे लेट जाना है। हमारा मकसद है कि वहाँ पे किसी भी वजह से गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन या इंटेस्टाइन को कोई स्टिमुलेशन नहीं मिले।
हम यूजुअली कहा जाता है कि आप खाना खाने के बाद में चलिए फिरिए, यह जो है आपके पाचन को आसान बनाता है और पाचन को तेज बनाता है, जिससे खाना जल्दी पच जाता है। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खाना जल्दी पच रहा है ऑलरेडी, हमने उस चीज़ को प्रिवेंट करना है। इसलिए हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि आपने जैसे ही खाना खाया, खाना खाने के बाद में लेट जाना है। आपने क्या कर देना है, खाना खाने के बाद में लेट जाना है, चलना फिरना नहीं है, जिससे कि वहाँ पे जो खाना है वो लेट वहाँ पे स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर या जेजुनम के अंदर जाए। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाई डाउन, मतलब लेट जाओ, लाई डाउन आफ्टर टेकिंग मील। खाना खाने के तुरंत बाद में आपने वहाँ पे क्या करना है, लेट जाना है। लेट जाने के कारण वहाँ पे क्या होगा कि जो है वो किसी भी तरीके से स्टमक को हम चाहते हैं कि कोई वहाँ पे स्टिमुलेशन ना मिले जिससे कि वो जल्दी खाली हो, तो हमने पेशेंट को लेटा दिया। अब वहाँ पे है कि आप जब पेशेंट बेड के ऊपर लेटता है तो वो कैसा वहाँ पे फाउलर पोजीशन में बेड होना चाहिए, सेमी फाउलर नहीं। अगर ये होगा तो ग्रेविटी के कारण वो ज़्यादा जाएगा। हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन, बिल्कुल फ्लैट पोजीशन दिला देते हैं। तो हम वहाँ पे पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन, ताकि वहाँ पे ग्रेविटी के कारण भी जो फूड है वो आगे की तरफ ना जाए, कम जाए, लेट जाए। तो सुपाइन पोजीशन, एक तो सुला देना, और सुलाना भी कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन के अंदर है। डाइट है वो भी आपने वहाँ पे उस पेशेंट को बता दी। उसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स थे, डायरिया थे, उसके बारे में भी आपने वहाँ पे पेशेंट को बता दिया। ठीक है, इसके बाद में एक पूछा जाता है कि अगर कोई पेशेंट है और उसके अंदर डंपिंग सिंड्रोम है और वो पेशेंट कहता है कि मैं खाना खाने के बाद में कुछ मीठा खा सकता हूँ क्या, कोई मतलब कोई स्वीट वहाँ पे गुड़ वगैरह कुछ ऐसा कुछ ले सकता है, कोई शुगर ले सकता है क्या, मिठाई वगैरह खा सकता है, तो आपने पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है। क्योंकि अगर उसने वहाँ पे मिठाई है, गुड़ है, ये सब लिया तो ये क्या है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होता है। जैसे ही ज़्यादा होगा तो वो सारे सिम्टम है वहाँ पे और ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे अवॉइड करना है शुगर इनटेक आफ्टर ईटिंग। तो अवॉइड स्वीट्स आफ्टर मील। आफ्टर मील खाने के बाद में वो बोलते हैं कि यूजुअली कि कुछ मीठा हो जाए, तो वो आपने वहाँ पे अवॉइड करना, नहीं देना, क्योंकि ये सब क्या करेगा, वहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है उनको वहाँ पे क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये हम इसका सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्जरी, अब हम किस चीज़ की सर्जरी करें, स्टमक को हम हटा दिए, किसी भी तरीके से वापस तो उसे लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम डाइटरी अप्रोच है, उसी के द्वारा हम यहाँ पे जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो सिंपल सा ही वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि डंपिंग सिंड्रोम किसको कहते हैं। तो डंपिंग सिंड्रोम किसको कहते हैं, जब रैपिड एम्प्टिंग खाली हो जाता है स्टमक या गैस्ट्रिक कंटेंट, किसमें, ड्यूडेनम में या वहाँ पे जेजुनम में भी, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे बिलरोज सेकंड की है तो ड्यूडेनम की जगह जेजुनम भी वहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ड्यूडेनम को तो हमने हटा दिया। तो या तो ड्यूडेनम में या जेजुनम में वो जल्दी खाली हो जाता है, किसकी वजह से, पार्शियल या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के कारण, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। फिर हमने यहाँ पे बताया कि ये सिम्टम कब आने, इसकी इटियोलॉजी क्या है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, या आप बोल सकते हो कि वहाँ पे पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। तो ये तो आपको पता ही, हम बात कर लिया अभी। ये कहता है सिम्टम है वो 15 से 30 मिनट बाद में आना शुरू होता है, और ये सिम्टम ज़्यादा कब आता है, जब आप एक्सेसिव इंटेक करते हो, किसका, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा हो, ऐसी डाइट अगर आप वहाँ पे लेते हो। तो वहां पे कहता है 3 वजहों से वहां पे जो सिम्टम देखने मिलते हैं। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया, वो भी कौन सा, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, एक ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण और एक एनीमिया के कारण वहां पे सिम्टम है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण वहां पे टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन है, उसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग जिसको पर्सपिरेशन भी बोलते हैं, इसके अलावा ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया है, एनीमिया के कारण वहां पे पैलर, वेट लॉस, एनीमिक या एक्सर्शनल डिस्निया आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इन सिम्टम्स में ही वो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। एक ये पूछ लिया जाता है कि कितनी देर बाद में होगा, तो खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद में ये सिम्टम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया था। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो हम वहाँ पे जो डायरियल की प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे एंटी डायरियल ड्रग्स वहाँ पे देते हैं, यूजुअली हम लोपरामेड देते हैं। ये एक प्रकार का यहाँ पे मोरफिन है, तो उसकी वजह से ये जीआई की मूवमेंट को डिक्रीज करता है, जिससे वहाँ पे जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स और जो डायरिया है उसकी समस्या को हम वहाँ पे रिजोल्व कर लेते हैं।
इसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। तो हम वहाँ पे कैसी डाइट देंगे, जो डाइट जो बहुत जल्दी स्टमक को खाली ना करे, लेट खाली करे। तो जो हाई फैट डाइट है वो स्टमक को सबसे लेट खाली करती है। हाई फैट हाई प्रोटीन, प्रोटीन इसलिए हाई है देंगे क्योंकि पेशेंट एनीमिक है, वहाँ पे वेट लॉस वाला पेशेंट है तो वहाँ पे हमें प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ेगा। हाई फैट हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। हाई फाइबर डाइट देनी, क्योंकि फाइबर भी देखा गया है कि स्टमक को लेट खाली करता है, तो हाई फाइबर। फ्लूइड इनटेक जो है वो ड्यूरिंग और आफ्टर मील, खाना खाने के 1 घंटे तक आपने वहाँ पे अवॉइड करना है, जो फ्लूइड है वो नहीं देना, ना तो खाने के साथ देना, ना ही वहाँ पे खाने के बाद देना, क्योंकि स्टमक का साइज कितना क्या, बिल्कुल छोटा सा स्टमक हो गया। अब उसको या पानी से भर दोगे तो वो और ज्यादा जल्दी खाली होगा, तो वहां पे आपने ये चीज देखनी है, ठीक। दूसरा, लाई डाउन आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने के बाद में है जो उसको पेशेंट को सुला देना और सुपाइन पोजीशन देनी है। और अवॉइड करना है स्वीट्स आफ्टर मील, जो खाना खाने के बाद में कुछ मीठा हो जाए वाली अगर कोई ऐसी उसको आदत है तो वो अवॉइड कर देनी है। इसके अलावा आपने जो खाना देना है वो बार बार स्मॉल, बहुत कम अमाउंट में देना है, मतलब एक आधी रोटी या थोड़ी सी खाना, क्योंकि स्टमक का साइज बिल्कुल छोटा है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट वहां पे मील देना है, बार बार खिलाओ लेकिन उसको कम खिलाओ। और खाने में जो है वो फ्लूइड नहीं देना है। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील वहां पे बार बार हमने देना है। और खाने में क्या क्या देना है वो हमने यहाँ पे बात कर ली है। तो ये जो है हमने डंपिंग सिंड्रोम के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो ये डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन था, जो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की है हमने, उसकी वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो एक शॉर्ट जो डिजीज पोर्शन था जिसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और बिल्कुल सिंपल है, जिसको आप इजीली अब सही कर पाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये हमने डंपिंग सिंड्रोम के बारे में देखा। अब हम जो नेक्स्ट डिजीज है उसके बारे में देखते हैं। तो वो नेक्स्ट डिजीज जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।